हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं देखें। आणविक वेग और ऊर्जाओं का वितरण। आणविक वेग और उनकी ऊर्जाओं का वितरण। ऊर्जाओं का वितरण लोग कभी कभी आणविक वेगों का वितरण भी बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड देयर एनर्जीज। दोनों में आप याद रखना, ऊर्जा का वितरण की जगह कभी कभी आपको आणविक वेगों का वितरण भी बोला जा सकता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने, उस पर पहले बात करता हूं। इसको दिया गिवन बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान। तो इसको मैक्सवेल और बोल्ट्जमान के दो साइंटिस्ट थे, उनकी टीम और ये दोनों हेड और उनके टीम का कॉम्बिनेशन से ये कॉन्सेप्ट हमको मिला। क्या जरूरत थी इस कॉन्सेप्ट का, पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, एक गैस के सैंपल में अनंत अणुओं की संख्या है। समझ लो, अनंत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन n नंबर में अणु है जो करोड़ों की संख्या में है। बहुत सारे अणु हैं, है ना, मिलियन संख्या में अणु रखे हुए हैं, गैस के अणु एक गैस के सिलेंडर में या सैंपल में। वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग एक स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है सभी संभावित दिशाओं में। कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। जनरली ग्रेविटी के कारण नहीं, ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है ऐसा नहीं, ग्रेविटेशन का फोर्स तो काम ही नहीं करता उस पर। वो सभी संभव दिशाओं में, तीनों अक्षों में जितना हो सके गति कर रहा है। और उनकी गति कैसे होती है भाई? सीधी दिशा में। कहां पर पढ़े थे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब आपको ये पता है कि वो गति सीधी दिशा में होती है कब तक? जब तक वो किसी दूसरे अणु से टकराए नहीं, या जो सिलेंडर जिसमें भरे हैं उसके दीवार से टकराए नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक वो किसी दूसरे से टक्कर नहीं मार लेता तब तक वो सीधा चलता है, और टकराने के बाद भी सीधा चलता है। लेकिन टकराने के पहले और टकराने के बाद बोला जरूर जाता है कि प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। कहने का मतलब टकराने के पहले टकराने के बाद स्पीड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसी को हम बोलेंगे प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। पर फिर भी आप ये नहीं बोल सकते कि पहला अणु जिस स्पीड से जा रहा है दूसरा अणु भी उसी स्पीड से आएगा। कहने का मतलब उसमें मान लो 1 मिलियन मॉलिक्यूल है, तो क्या वो सभी मॉलिक्यूल का स्पीड सेम होगा? कोई गारंटी नहीं है। तो अलग अलग अणुओं का स्पीड अलग अलग है। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, इस सिलेंडर में अणु की स्पीड क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप बताएंगे क्या? ऐसा बोलना उचित रहेगा क्या कि 1000 मॉलिक्यूल का स्पीड ये, 2000 मॉलिक्यूल का स्पीड ये, 3000 मॉलिक्यूल का स्पीड ये, 1,00,000 मॉलिक्यूल का स्पीड ये? ऐसा के लिस्ट बनाते थोड़ी बैठेंगे, और वैसा हम कर भी नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। तो हमको क्या करना होता है, एक ऐसा स्पीड बताना है जो लगभग सब कुछ बड़े अमाउंट को लेके चले। तो इस चक्कर में हम औसत वेग की बात करते हैं, है ना। इस चक्कर में किसकी? औसत वेग की बात होती है। मतलब आणविक वेगों को बांटने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हर अणु का वेग अलग अलग है। तो ये वितरण की जरूरत क्यों पड़ी, वही इंपॉर्टेंस मैं समझा रहा हूं। अब वेग का वितरण बोलिए तो गतिज ऊर्जा का भी वितरण संभव है ना भाई। वेग से ही तो गतिज ऊर्जा बनता है, काइनेटिक एनर्जी बनता है। तो सेम मैनर में जैसे हम वेग का वितरण करते हैं, वेग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इन द सेम वे एनर्जीज कैन आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऊर्जा को भी बांट सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हेडिंग देता है या क्वेश्चन पूछता है वेगों का वितरण, और कभी कभी पूछ देता है ऊर्जाओं का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और एनर्जीज। एनर्जी कौन सा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम वेग से रिलेटेड एनर्जी की बात कर रहे हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी इज द काइनेटिक एनर्जी। अब दिया किसने? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने, है ना। ईयर से ज्यादा मतलब नहीं है, हम सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। अच्छा, ये बोलता है, इस पर बहुत सारा थ्योरी आया मैक्सवेल बोल्ट्जमान पे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज किया, खासकर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। और हमको पता है एक एवरेज वेलोसिटी, सामान्य रूप से हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन जब ग्राफिकल स्टडी वगैरह किए, वो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट लगाए, तो एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आया, है ना। फिर एक आरएमएस स्पीड भी आया, और सबसे ऑथेंटिक तो आरएमएस स्पीड को बोला कि मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो आरएमएस स्पीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने पहले बोला। फिर बाद में देखा कि मोस्ट प्रोबेबल भी होता है, फिर एक एवरेज की जरूरत पड़ी थी, एवरेज निकाल दिया गया। तो 3 तरह की स्पीड हमने बात किया हुआ है, और वेगों को
जितने भी अणुओं के वेग हैं उनको हम 3 प्रकार के वेग में बांटते हैं। पहला आरएमएस स्पीड, दूसरा एवरेज औसत स्पीड और तीसरा मोस्ट प्रोबेबल प्रायिकतम वेग। तो ये 3 स्पीड हम पहले भी बात कर चुके हैं, उन्हीं वेग में वितरण करते हैं। लेकिन अभी वितरण का क्या मतलब है उसको थोड़ा सा दिखाऊंगा। मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इन्होंने डिराइव किया। डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूला देख के उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। पहले चीज को समझे, पहले ये समझे कि एक ऐसा लिख सकते हैं, दिए हुए गैसियस सैंपल में, दिए हुए गैसीय तंत्र या सैंपल में, गैसीय तंत्र में सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता। सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता है ना। तो औसत वेग की औसत वेग, तो वेगों के वितरण की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसा आपको थ्योरी बनाना पड़ेगा। वितरण की आवश्यकता होती है, वितरण की आवश्यकता होती है। अब वो कौन कौन सा स्पीड है? वे वेग है, वेग है, पढ़ चुके हैं हम। वी आरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल, ये सब वेग है, ये हम जानते भी हैं। अब उसके बाद समझे कि वेग का वितरण का मतलब होता है एनर्जी का भी वितरण। वो बोले चाहे ना बोले, हम वेग को टाइप बना दिए तो एनर्जी को भी टाइप बना सकते हैं, क्योंकि वेग से ही तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगा भाई? तो वेग से आएगा, ठीक है बात। अच्छा, दूसरा चीज, वेग को कैसे वितरित करना है? हमको बताना है कि टोटल अणु अगर n है तो उस n में से कितने प्रभाज के पास कौन सा वेग है, कितने प्रभाज के पास कौन सा वेग है, उसको हम वेग का वितरण बोलते हैं। तो हमको सीधा बात करें कि वेगों के वितरण के लिए एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने एक मैथमेटिकल थ्योरी या एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया। उस इक्वेशन के बारे में बात करना है। तो पहले एक लंबा चौड़ा इक्वेशन लिख देता हूं और ऐसे लिखते हैं, वेगों के वितरण में, वेगों के वितरण के लिए, वेगों के वितरण के लिए, वेगों के वितरण के लिए, वेगों के वितरण के लिए अणुओं का प्रभाज निकाला गया, जिसका गणितीय रूप इस प्रकार है, जिसका गणितीय रूप इस प्रकार है। जिसका गणितीय रूप इस प्रकार है। कैसे देखेंगे? अच्छा, पहले ये जो थोड़ा सा हिंदी हो गया, मैं इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हुए बता देता हूं, समझेंगे कि यहां लिखे हैं गिवन बाय द मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान मैक्सवेल ने दिया। फिर हमका क्या, पहले इस वाले सेंटेंस के लिए इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? दिए हुए गैसीय तंत्र के सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता, तो वेग के वितरण की आवश्यकता होती है, वेग के प्रकार बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कि इन दिस गिवन सैंपल all molecules do not have the same value of the velocity, that's why their distribution is required। और वो वेग कौन कौन सा, ये हो गया। और आप बोल सकते हैं कि हमको एक प्रभाज निकालना होता है, फ्रैक्शन। वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल बियरिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीड। तो इस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है उसको दिया गया है, हेंस द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ दैट फ्रैक्शन इज गिवन एज। अब वो कैसे दिया गया उसको देखें, ये dn अपॉन n, टोटल मॉलिक्यूल कितना n, कैपिटल में भी लिखा होता है कुछ बुक में, मैं स्मॉल लिख दिया हूं, आपकी मर्जी जैसे भी लिखें। टोटल गैसीय अणुओं की संख्या n है और n का जो छोटा हिस्सा है उसको हमने dn बोला है। टोटल गैसीय अणुओं की संख्या n का जो छोटा संख्या वो क्या है, dn है। तो इसके लिए देखिएगा बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, आप एक बार दो बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब यहां से देखो 4 पाई ब्रैकेट के बाहर, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे पाई अपन m अपन 2 पाई RT, कैपिटल M अपन
2 पाई इंटू आर इंटू टी, इस तरह। और फिर पावर है 3/2, ये हिस्सा हो गया। फिर इसी में ई का पावर एम सी स्क्वायर अपन 2RT, ई टू द पावर माइनस में एम सी स्क्वायर अपॉन 2RT हो गया भाई ये हिस्सा। फिर है यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू डी सी, ये एक ही है, दोनों अलग सब एक ही है ना, एक में जोड़ के लिखेंगे आप। यहाँ देखें ये यहाँ से डॉट लगेगा, डॉट के बाद सी स्क्वायर देन डी सी। अब ये कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर स्पीड बताता है, मतलब एक विशेष प्रकार के वेग को धारण करने वाले अणुओं का प्रभाज टोटल में से कितना है, वो ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमान बताता है हमको। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्वेशन ये हुआ किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के लिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ नए नए चीजें हैं, नए नए टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी का मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पर कौन क्या है मैं ऊपर लिख दूंगा इतना मिटा के, आप लोग तब तक ये पहले थ्योरी अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लेंगे। ऐसे लिखा, कुल अणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, इन क्या है, तो कुल अणुओं की संख्या है। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, डीएन है, अणुओं की छोटी संख्या या अणुओं का, इसको डीएन बाई एन इसको बोलते हैं अणुओं का प्रभाज, अणुओं का प्रभाज, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। पाई सब जानते हैं, 3.14 इसका कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का मतलब स्थिर वैल्यू है, इसका कभी भी बदलता नहीं, इतना ही वैल्यू होता है। कांस्टेंट स्थिर है, स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक बोलने का मतलब यहाँ फिक्स वैल्यू से है। अच्छा, एम क्या है, आणविक वेग, आणविक वेग, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है। एम क्या है, आणविक वेग या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। फिर उसके बाद देखें आर, एवरीवन नोस, आर क्या, गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है ना, वही है गैस। मैं नियतांक बस लिख देता हूं, गैस कांस्टेंट वैल्यू बता सकते हो, गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मैं केवल अभी जूल में लिख दिया हूँ, इसका कैलोरी भी बना सकते हो, इसका लीटर एटमॉस्फेयर बना सकते हो, अर्ग बना सकते हो, न्यूटन मीटर बना सकते हो, कुछ भी, बहुत सारे यूनिट होते हैं। टी है टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में ताप, टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन। और क्या बच गई, ई नेचुरल लॉ का बेस है, सी वेग है, यहां लिख देता हूं, सी वेलोसिटी या वेग, और बीसी क्या है, वेग का छोटा हिस्सा है ना, वेग का छोटा हिस्सा बोलते हैं। वेग में बहुत थोड़ा परिवर्तन लिख सकते हो, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। इज दैट क्लियर। अब आपके पास ये फॉर्मूला है और ये सारे उसके बारे में डिटेल है, इतना तो कम से कम लिखना बनता है इस टॉपिक में। पूछे तो 2-4 स्टेटमेंट थ्योरी दे दिए और ये फॉर्मूला बता दिए। अच्छा, इस फॉर्मूला से बहुत सारी चीजें काम का निकलेगा, है ना। कैसे, ध्यान दो कि ये जो रिलेशन देखिएगा, मैं यहाँ रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो प्रभाज है Dn/n, ठीक है, देखते हैं पूरा नीचे तक आ रहा है क्या, देख लें, आ रहा है। हाँ, ये जो प्रभाज है, ये प्रभाज मतलब एक तरह से संख्या समझिए, ऊपर भी संख्या नीचे भी संख्या, तो वो संख्या मतलब इतने में से इतना,
टोटल में से इतना, ऐसा समझ लीजिए, टोटल में से इतना मतलब टोटल में से कितना, तो उसको हम प्रभाज बोल देते हैं। प्रभाज भी एक प्रकार का संख्या है। अच्छा देखो, मैं इसमें लिख सकता हूँ, ये जो प्रभाज या संख्या है प्रोपोर्शनल टू मास है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, प्रभाज ज्यादा, एक रिलेशन समझ में आ गया। ग्राफ में आप देखना, जितना जिसका जिस अणु का, जैसे कोई पूछे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसा पूछो हाइड्रोजन, चलो सिंपल हल्का एकदम, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है और ऑक्सीजन 32 होता है, तो 32 ग्राम और 2 ग्राम वाले मॉलिक्यूलर वेट वाले को तुलना करें तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा, किसके अणुओं की संख्या ज्यादा दिखेगी निश्चित वेग में, तो आप बोलना ऑक्सीजन का, क्योंकि उसका भार ज्यादा है। लेकिन इसी तरह से टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो प्रभाव ऐसे घट जाएगा, ग्राफ में भी दिखाऊंगा, प्रभाव घट जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से देखो टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेटेड है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेटेड है, क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा चीज आता है, ठीक है कि हम ये सब समझते हैं, अब आगे और इसको कैसे दिखाया जाए ग्राफिकली, हम उसकी बात करेंगे। पहले आप इतना नोट करके रखें, फिर मैं इसको ग्राफिकली एक मॉलिक्यूलर मास वाला ग्राफ दिखाऊंगा, फिर बाद में टेम्परेचर वाला ग्राफ दिखाएंगे, तो ये और क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन। देखिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ग्राफ में देखिए क्या कि पहले तो ये इक्वेशन को समझ लो थोड़ा सा, है ना, इक्वेशन वैसे भी लिख चुके हैं एक बार। यहाँ पे बहुत सारी चीजें और हैं जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इधर उधर ला सकता हूँ। जैसे देखिए मैं उस डीसी को, इस चेंज और चेंज को एक साथ लेता हूँ, तो उधर के डीसी को इधर नीचे ट्रांसफर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई 1/n एक साथ और इंटू dn अपॉन dc, तो ये क्या होगा चेंज, ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में अंतर के रिस्पेक्ट में के सापेक्ष, वेग में अंतर के सापेक्ष अणुओं की संख्या में अंतर, है ना। बाकी एज इट इज रहे तो 4 पाई, यहाँ चाहो तो अंदर इसको भी ले जा सकते हो, लेकिन ये पावर लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा पावर को मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए मैं बाहर रखा हूँ। तो ये m अपॉन 2 पाई r t ये रहे दो, और यहाँ पर ये जो, यहाँ तो गौर से देखिए माइनस mc² अपॉन 2 और फिर 1/RT ऐसे लिख सकता हूँ उसको, और c²। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको दिखाना है, ये जो है कौन सा भाई, ये वाला हाफ mc², अगर c वेग है तो हाफ mv² स्टेप का होता है, तो हाफ mc² भी क्या है, गतिज ऊर्जा है, जिसकी वेग क्या है, प्रकाश का वेग है। c क्या है, वेग है, यहाँ पर वेग है, चाहे प्रकाश का वेग हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख लें। चलो इतना इतना आप खुद समझ जाएंगे। इसके जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ E अपॉन RT, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और बाकी हिस्सा एज इट इज m अपॉन 2 पाई RT, पावर भूल गया देखो 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ 1/n dn/dc। अब बारी आती है ग्राफिकल फॉर्मेट की। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, गौर से देखिएगा ऐसे, तो किसको कौन से एक्सिस मिलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जरा देखेंगे हम लोग यहाँ पर c को इधर लेंगे, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, और इधर ये पूरा लेंगे, है ना, ये पूरा इधर लेंगे, तो ये क्या होगा 1/n इंटू dn अपॉन dc। ये क्या है, ये इतना हिस्सा को हम लोग पीछे क्या बोले थे, फ्रैक्शन बोले थे, तो हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी। इसको टोटल क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन, ये ऊपर को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी, हिंदी में वेग में अंतर के सापेक्ष अणु का प्रभाज, ये इस एक्सिस में रहेगा। सीधी से मतलब है इसका संख्या, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां से वेग है, c² मत रखिएगा, ये c बस रखेंगे, स्क्वायर के कारण c बस रखेंगे, तभी तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये ऐसे कर्व आएगा। तो इसमें होता क्या है जरा देखें, इसका वेरिएशन देखा जाए, पहले 0 से बढ़ेगा स्पीड, और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट हाईएस्ट तक जाएगा, और हाईएस्ट के बाद धीरे धीरे फिर घटेगा। अब वो घटने वाले को फिक्स भी जोड़ा नहीं हो, ये इधर स्लोप ऐसे आ जाता है, इतना तो समझ जाएंगे। ये टॉप का पॉइंट जहां पर जो प्रोबेबिलिटी है, अणुओं का प्रभाज है, वो सर्वाधिक है,
उससे संबंधित वेग को हम प्रायिकतम वेग बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और उससे जो थोड़ा सा दूरी पर आता है दूसरा जो पॉइंट मिलता है उसको वी एवरेज बोलते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाऊं तो वी आरएमएस बोलते हैं। तो ये इतना तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं। और ये जो कर्व है वो क्या है, वही तो है प्रोबेबिलिटी कर्व या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस कर्व को देखो, पहले आपको फॉर्मूला देना है, पूरा फॉर्मूला के बाद बताना है कि इसके और यहाँ इतना देने के बाद इसके और सी के बीच का ग्राफ इस प्रकार आता है। ग्राफ बना दी। ग्राफ बनाने के बाद अब इस ग्राफ में क्या क्या चीजें हमको समझ में आ रही है उनको एक्सप्लेन भी करना है। 3 से 4 पॉइंट कम से कम लिखना है। अब वो पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट, इस पॉइंट में से यहाँ इधर को ना संख्या ही समझेंगे, है ना। ये इतना ग्राफ का इधर इक्वेशन का है, ये ग्राफ का पार्ट है। हाँ, इधर को संख्या समझेंगे। तो अणुओं की संख्या जिस बिंदु पर अधिकतम होता है उस बिंदु के सापेक्ष वेग को प्रायिकतम वेग या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है। एक हो गया। औसत वेग और आरएमएस वेग इससे आगे की ओर आता है, ठीक। और उसके बाद जो हम डीसी नापते हैं उस डीसी को यहाँ एक फ्रैक्शन नापते हैं। ये C1 वाला वेग है और ये C2 है, इनके अंतर को डीसी बोलते हैं। ये वाला डीसी जो डीसी नीचे लेते हैं ना वो डीसी है। अच्छा, ये भी चलो ठीक है। अब और क्या कंक्लूजन निकल गया, हम देख रहे हैं जीरो स्पीड पर अणुओं की संख्या भी जीरो है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने पर अणुओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक समय अधिकतम जाने के बाद फिर स्पीड बढ़ाने पर धीरे धीरे अणुओं की संख्या घटती है। क्लियर है। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो बहुत कम स्पीड पर भी अणुओं की संख्या कम है और बहुत ज्यादा स्पीड पर भी अणुओं की संख्या कम है। एक बीच वाले पोर्शन में अणुओं की संख्या सबसे अधिक है, मतलब एक बीच वाला स्पीड है। जैसे आप सोचिए कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है, फेल होने वाले भी कम होते हैं। आप अपने यूपीएससी के रिजल्ट ले लीजिए, फेल होने वाले भी कम होते हैं, टॉप करने वाले भी कम हैं, टॉप 10 वाले भी कम होते हैं। बीच के जो एवरेज बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये क्या बताता है, ये हर जगह होता है, नेचुरल फिनोमिना है। ये जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने जो थ्योरी दिया ना, वो हर जगह होता है। ऐसा बहुत केस में ऑब्जर्व है, चाहे वो डेली लाइफ का काम हो, कोई एग्जाम का रिजल्ट हो, इसके वेगों का वितरण हो, किसी तरह का हो। जनरली बीच के जो वैल्यू होते हैं, जो औसत लोग होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉमन मैन ज़्यादा होते हैं, एकदम से क्या बोलते हैं, अनकॉमन आदमी भी कम होता है, एकदम से सुपीरियर आदमी भी कम होता है, कॉमन मैन ज़्यादा होता है। कहने का तो यही वाला पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन। तो ये एक प्रकार का ग्राफ हो गया। तो इसमें 2-3 बातें मैंने बोला, उसको सुन के आपको लिखना है, ठीक। अब दूसरे प्रकार के ग्राफ में चलते हैं। पहला ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ नंबर 2। इस ग्राफ के नीचे थ्योरी लिख देंगे। अब इस ग्राफ को मैं बदल के थोड़ा सा दूसरा ग्राफ दे रहा हूँ। दूसरा ग्राफ पे बात करता हूँ। दूसरा ग्राफ में क्या करता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ और जो प्रैक्टिकली जो प्रूव्ड ग्राफ है ना उसी को दे रहा हूँ। मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ ग्राफ, पहले से बुक्स में जो लिखा हुआ है उसी ग्राफ को। यहाँ पर वही प्रोबेबिलिटी बोल दो, 1/n dN/dc लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी। लेकिन देखिएगा मैं 2 से 3 ग्राफ को मिला रहा हूँ। एक ग्राफ ये आया, इसका मॉलिक्यूल भी बता देता हूँ। ये है CO2 मॉलिक्यूल का, इसका भी CO2 यहाँ लिख देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का एक ग्राफ ऐसा दिखता है। उसके बाद एक और बनाता हूँ। अब देखेंगे ये ऐसा दिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बुक से ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये ठीक है, ये है O2 मॉलिक्यूल का। अब क्या दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा देर में समझ में आएगा। O2 मॉलिक्यूल हो गया। एक और दिया है, 4 दिया है, मैं चारों को बना देता हूँ। एक और दिया है, ठीक, ऐसा। ये है H2O मॉलिक्यूल का, वाटर का, जल का। और एक लास्ट और दिया है जो ऐसे बढ़ता है, ये H2 मॉलिक्यूल है। हाँ, अब समझिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब इस ग्राफ के बनाने से पहले जो सेंटेंस खत्म किया उसको पैराग्राफ चेंज करके क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं कि अणुओं की संख्या या अणुओं के प्रभाज का आणविक भार के साथ वितरण को विभिन्न
अणुओं में इस प्रकार दिखाया जा सकता है। और फिर एक ग्राफ बना दीजिए और जितना मॉलिक्यूल है उसी के हिसाब से कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाल लेंगे। जरा देखिए क्या इधर का जो एक ग्राफ है ये CO2 है। CO2 में अब क्या इन सारे गैसों में क्या चेंज करना है? ताप को ही रखना है ना, बाकी कंडीशन सब वही रखना है। केवल और केवल बदलेगा क्या? मास। मास मेन चीज बदलने वाला क्या है? मॉलिक्यूलर मास। स्पीड नो डाउट उसके हिसाब से स्पीड भी बदलेगा, लेकिन मुख्य रूप से क्या बदल रहा है? मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास के लिए बात करता हूं। पहले स्टेटमेंट क्या लिख देंगे? विभिन्न भार के साथ इस प्रकार वितरण दर्शाता है CO2, O2, H2O और H2। ठीक है, CO2 का मास दिया है, मास होता है 44, 12 इसका 12 और 16 में 32, 32 और 12 देख लो 44 आएगा, और 16 में 32 तो ये हो जाएगा 32 ग्राम, और 16 और 2 18, और यहाँ से 2 ग्राम ये मास है। अब देख रहे हो मास धीरे 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 घट रहा है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो वितरण है 1/n/dN/dc है, समानुपाती किसके? मास का। ये देखिए ये संख्या जो है अणुओं का प्रभाज है वो मास के समानुपाती। जिसका मास ज्यादा था उसका हाइट देखो ऊंचाई की ओर है, जिसका मास घटते गया ऊंचाई घटते गया। अब ऊंचाई देखो भाई, संख्या तो उतना मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स रखे हैं, तो भाई देखो अगर नीचे से दबाओगे तो उधर तो फैलेगा ना, और उधर जाके बढ़ रहा है, मतलब अधिकतम वेग की ओर जा रहा है। और जितना हल्का है अणु उसका वेग उतना अच्छा हो रहा है। भारी अणु का वेग कम हो रहा है, भारी अणु का वेग कम हो रहा है, लेकिन हल्के अणु का वेग बढ़ रहा है। वापस सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 से 3 बातें यहां पर बोल रहा हूं। पहली बात ये कि अणुओं की जो प्रभाज है वो मॉलिक्यूलर मास के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात, ग्राफ से बात किया आपने, भारी अणु का प्रभाज अधिक होता है, ऊंचाई अधिक होता है, हल्के अणु की ऊंचाई घटती है। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा, हल्के अणु का वेग अधिक होता है, सामने की ओर होता है ज्यादा से ज्यादा, और भारी अणु का वेग पीछे होता है। ज्यादा से ज्यादा अणु कम वेग में है, हल्के अणु अधिकतम वेग की ओर रहते हैं और भारी अणु निम्न वेग की ओर रहते हैं। ये इसमें कंक्लूजन नजर आ रहा है इस ग्राफ से। तो ये हो गया दूसरा टाइप का ग्राफ। अब हम तीसरा फिर स्टेटमेंट चेंज करेंगे, क्या देखेंगे? ताप के साथ ताप के साथ वितरण में गैसों, ताप के साथ वेग का वितरण। तो अब पॉइंट बनाएंगे ताप के साथ वेग का वितरण, या स्टेटमेंट लिखेंगे। 3 ग्राफ बताना था तो तीनों ग्राफ को बारी से लिखते चलेंगे। तो अब क्या बोलेंगे? अब इसको खत्म करने के बाद नीचे में जो भी है कंक्लूजन लिख देना, और लिखने के बाद नीचे में फिर सब परिवर्तन करके या पॉइंट बना के क्या लिखेंगे? ताप के साथ वेगों का वितरण इस प्रकार है, और फिर ये ग्राफ बदल जाएगा। देखिए अब ताप के साथ कैसे संबंधित है, तो यहां से ग्राफ से समझ में आता है 1/n/dN/dc और प्रोपोर्शनल टू, ये देखो टी नीचे है, इधर को देखिए, ये तो छोटा हिस्सा है, इधर को देखिए ये फ्रैक्शन बताता है, ये इधर है, तो इधर 1/t है, यानी मतलब ताप के कैसे हैं? उल्टा संबंधित है। तो प्रभाज ताप बढ़ाने से घटना चाहिए, है ना। और क्यों घटता बता रहा हूं, जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो वेलोसिटी या वेग बढ़ेगा। भाई कोई चीज को गर्म करोगे तो उसका हलचल ज्यादा होगा ना, हलचल ज्यादा होगा तो वेग बढ़ेगा, भागेगा जोर से। तो अब जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो अणु क्या हो रहा है? तेजी से भागना शुरू कर दिया। तो भागना शुरू कर दिया तो क्या है? वेग बढ़ गया, और वेग बढ़ गया तो वो आगे की ओर निकल गया। आगे निकलता है तो आपको पता है ऊपर की ऊंचाई क्या हो जाती है ग्राफ में? कम। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभाज की संख्या कम, इसलिए उल्टा रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर प्रभाज या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा? कम। 3 कंक्लूजन, ताप बढ़ाओ वेलोसिटी बढ़ता है, फ्रैक्शन कम हो जाता है। फ्रैक्शन मतलब ये ग्राफ, इस ग्राफ की ऊंचाई। तो जरा देखो मैं 3 ताप पर एक ग्राफ को प्रूट करता हूं। यहाँ पर मतलब 3 अलग अलग ताप पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और उनके तीनों के ग्राफ को हम 3 अलग अलग ग्राफ को एक ग्राफ में मर्ज कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। ठीक, जरा देखिएगा मेरे पास एक ग्राफ है, दूसरे ताप पर देखेंगे, दूसरा, तीसरे ताप, तीसरा, काफी है इतना, इस तरह से, है ना। अब ये सपोज T1 ताप का, ये T2 का है और ये T3 का है। T1, T2, T3 3 ताप पर हमने बात किया है।
आप देख रहे हैं ऊंचाई घट गई। अब मैं ये भी बता दूं, अभी एक चीज बचा है बताना कि हम ताप को क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ T3 सबसे ज्यादा है, T2 कम और T1 सबसे कम। ताप का क्रम ये है ना, इस ग्राफ में ताप का क्रम ये है। तो अब देखिए क्या क्या हो रहा है उसको समझते हैं। कम ताप पर संख्या ज्यादा है और वेलोसिटी कम है। ये क्या VMP है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बस को नाप रहा हूं। ये इसका VMP और ये इस ताप पर VMP है। अब देखो कंक्लूजन इससे क्या क्या निकलता है, मैं वापस बोल देता हूं। ये इसका ग्राफ है, स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं, समझते जाएंगे समझाते हुए। पहला, कम ताप पर निम्न ताप पर वेग कम होता है, बल्कि जबकि अणुओं की संख्या अधिक होती है। और वेग में प्रायिकतम वेग देख लो, प्रायिकतम वेग कम दिख रहा है ना। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं अणुओं का वेग बढ़ता है और अणुओं की प्रभाज घटता है। अणुओं की प्रभाज घटता है और बोल सकते हो ये प्रभाज देखो घट गया और प्रायिकतम वेग बढ़ गया। प्रायिकतम वेग बढ़ गया लेकिन अणुओं की हाइट या अणुओं की संख्या कम हो गया। तो यहाँ एक दो कंक्लूजन है क्या, ताप उच्च ताप पर, पहला क्या बोला, वैसे बोलते निम्न ताप पर अणुओं का प्रभाज उच्च होता है और उच्च ताप पर अणुओं का प्रभाज कम होता है। ये प्रभाज के हिसाब से हो गया, वेग के हिसाब से बोल सकते हो। उच्च ताप पर अणुओं का वेग कम होता है और निम्न ताप पर अणुओं का वेग कम होता है और उच्च ताप पर अणुओं का वेग अधिक होता है। बार बार और ज्यादा बोलूंगा तो क्या कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप जो यहाँ समझाया हो उसी को समझ के लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ताप को रिलेट करना है, चाहे वो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो ऊर्जा हो। तो इतना अगर पॉइंट बता देते हैं तो ये टॉपिक कवर हो जाता है ना। कुछ बुक में बेवजह का डेरिवेशन दे दिया है जो आपके लेवल का नहीं है ना। कि कौन सा कुछ बुक है, एक दो पब्लिकेशन में देख रहा था, वो बेवजह का डेरिवेशन दे दिया है, जबकि सिलेबस में वो सब मेंशन बहुत अच्छे से नहीं है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना करिए, तो ये सफिशिएंट नोट्स है आपके लिए। चलिए नोट करें, आज की क्लास को यहाँ खत्म करते हैं। आगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे।